वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज इट्स एंड आई एम योर तन्वी मैम। तो आज हम लोग क्लास 9th का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का नेम क्या है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान वाज उस्ताद ऑफ शहनाई, ठीक है। तो ये उन्हीं की स्टोरी है एंड एज आई टोल्ड यू कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही जो स्टोरी हैं वो रियल लाइफ स्टोरी हैं, वो फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक के दोनों पार्ट में जो स्टोरीज हैं वो रियल लाइफ स्टोरी है। अगर आपने अपना चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 2 पार्ट 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उसे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल पे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का नेम क्या है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टेक्स्ट। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जो एम्परर थे औरंगजेब, फोटो दिख रही होगी आपको, ये औरंगजेब थे। तो औरंगजेब जो एम्परर थे, ये मुगल एम्पायर में लास्ट एम्परर थे और इन्होंने क्या किया था? जो पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पुंगी की फोटो आपको दिख रही होगी, इसको पुंगी बोलते हैं, ठीक है। तो पुंगी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था रॉयल रेसिडेंस में? क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट थी, ठीक है। वो भोंपा टाइप बजता था, तो उसका कोई सुर ताल नहीं था, तो वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड करता था। इसीलिए उसका रॉयल रेसिडेंस, जहाँ पे वो रहते थे, उनके पैलेस और जो भी रॉयल कोर्ट वगैरह होता था, वहाँ पे पुंगी बैन कर दी गई थी। औरंगजेब ने बोला था कि अभी कोई नहीं बजाएगा। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। अच्छा, अब पुंगी जो था ना वो एक जनरल सा नेम बन गया था उन सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए जो एक रीड पाइप के थ्रू बजाए जाते थे, ठीक है। रीडेड नॉइज मेकर्स, ठीक है, उसको रीडेड नॉइज मेकर्स भी कहा जाने लगा था। को एक जेनरिक नेम मिल गया था पुंगी को, ये रीडेड नॉइज मेकर्स। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा कि ठीक है, किसी ना किसी दिन, थोड़े टाइम बाद ये रिवाइव होगा, ये वापस से आएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। एक बार्बर जो था वो प्रोफेशनल, उसकी जो फैमिली थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, बट बाय प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो लोग, लेकिन वो लोग प्रोफेशन में एक और काम करते थे, डेट इज बार्बर, नाई का काम करते थे वो लोग। पहले के टाइम पे नाई हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, बट अब थोड़ा ना मॉडर्न वो आ गया है, तो अब लोग बार्बर बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ नाई, ठीक है, वो वाला सीन है। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अच्छा, वो जो नाई था ना, जो बार्बर था, उसका रॉयल जो कोर्ट होता है, रॉयल जो पैलेस है, कोर्ट है, वहाँ पे उसकी एंट्री थी। तो उसने ये सोचा कि ये जो पुंगी है इसकी हम जो टोनल क्वालिटी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि भोपा की तरह बजता था, तो इसकी जो टोनल क्वालिटी है वो चेंज करेंगे, ऐसा उस बार्बर ने सोचा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नेचुरल हॉलो स्टेम जो होती है बेम्बू की स्टेम, उसका एक नेचुरल हॉलो, बीच से खोखला पार्ट लिया, एक पूरा वो लिया स्टिक टाइप का, जो कि लॉन्गर और ब्रॉडर था, किसके कंपैरिजन में? पुंगी के कंपैरिजन में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और 7 होल उन्होंने उस बेम्बू के ऊपर बनाए, 7 होल्स बनाए। When he played on it, जब उन्होंने उसको बजाया, closing and opening of these holes, उस होल्स को ओपन और क्लोज करके soft and melodious sounds were produced. बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड, मेलोडियस यानी जो जिनमें टोनल क्वालिटी हो, जिनकी सुरताल हो, ठीक है, वैसे साउंड जो है वो बाहर निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। हु इज रॉयल्टी नाउ? रॉयल्टी मतलब जो रॉयल पैलेस के लोग थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे, उनके सामने जब बजाया इसको उस बार्बर ने, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब क्योंकि वो पुंगी से अलग था इंस्ट्रूमेंट, तो उसको नया नाम भी देने की ज़रूरत थी।
एज द स्टोरी गोज, और जैसा कि हमें अभी तक पता है स्टोरी, उसके हिसाब से सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर, क्योंकि ये पहली बार एक रॉयल किंग यानी कि जो शाह हैं उनके चैम्बर में, उनके पैलेस में प्ले हुई थी, इसीलिए एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और इसको एक नाई ने प्ले किया था, बार्बर ने प्ले किया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, शहनाई पड़ा। ये आप अंडरलाइन करके रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि शहनाई का नेम कैसे पड़ा। तो एज द स्टोरी गोज इसीलिए लिखा है कि जैसे जैसे क्या है, आपने कहानी सुनी होगी ना कछुए और खरगोश वाली, जिसमें खरगोश जो है वो हार जाता है रेस। तो ये क्या है, ये कहानी चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम से। दादी को उनकी मम्मी ने सुनाया था, फिर दादी ने पापा को सुनाया, फिर पापा ने आपको सुनाया, फिर आप भी अपने आगे की जनरेशन को सुनाओगे, राइट। सो एज द स्टोरी गोज का यहाँ पे यही मतलब हुआ कि जो कहानी हमें पता है, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग शहनाई का नाम इस तरीके से पड़ा। एंड शहनाई ऐसी दिखती है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ओके, इसे शहनाई बोलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, और जो शहनाई का जो साउंड था वो ऑस्पिशियस कंसीडर किया जाने लगा। ऑस्पिशियस यानी गुड फॉर फॉर्च्यून, ठीक, गुड फॉर फॉर्च्यून। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से, मतलब शुभ माने जाने लगा, जो शहनाई का बजना है उसको शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इनडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी रीजन की वजह से ये आज भी टेम्पल्स में बजाई जाती हैं। यस, नॉर्थ में, नॉर्थ इंडियन के जो टेम्पल्स हैं उनमें भले ही नहीं है उतना ज़्यादा, बट जब आप साउथ जाओगे तो वहाँ पे आज भी बजाई जाती हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे उनके खुद के लोकल बहुत सारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके। और क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स थी वहाँ पे ये एक इनडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट बन चुका था। इनडिस्पेंसिबल का मतलब ऐसी चीज़ जो ज़रूरी हो, मतलब जिसके बिना काम अधूरा हो, ठीक। तो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन की वेडिंग्स थी उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आगे क्या कहते हैं वो, इन द पास्ट, पहले के टाइम पे, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। होता क्या था पहले, नौबत क्या होता है, नौबत के जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फोटो आपको दिख रही होगी, इनमें से देखिए एक शहनाई भी है, राइट। और नौबत क्या होता है उसकी डिटेल्स भी अब आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी डिटेल्स है नौबत के बारे में। एक्चुअली नौबत क्या होता था, जब पहले जो रॉयल कोर्ट होते थे वो रॉयल पैलेस में ही होते थे। रॉयल पैलेस और रॉयल कोर्ट में अंतर है। रॉयल कोर्ट यानी कि जहाँ पे उनके लॉज वगैरह जो भी वो डिस्कस करते थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस वक्त, मतलब बेसिकली जो चर्चाओं वाला विषय होता था वो कोर्ट में डिस्कस किया जाता था। तो रॉयल कोर्ट रॉयल पैलेस के बगल में बना होता था, अलग बना होता था, ठीक है। और उसके एंट्रेंस पे ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते थे। जब कोई एलिफेंट से आता था, उस टाइम पे एलिफेंट्स, इरावत का यूज़ किया जाता था, एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था। जब एलिफेंट्स आते से लोग आते थे तो उनके वेलकम में वो 9 इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते थे, ऐसा होता था। बाकी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, ये है नौबत की डिटेल्स, ओके। सो वही ये कह रहे हैं यहाँ पे कि शहनाई पुराने के टाइम पे जब हुआ करते थे एम्परर लोग, उस टाइम पे ये नौबत का ही एक पार्ट था। नौबत में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें से एक ये भी था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक ये किस में यूज़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पल और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है इसे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की फ़ोटो दिख रही होगी। अब वो यही कह रहे हैं कि जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का, वो किसी और को नहीं बल्कि किसको दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। What does it means कि वो जो बार्बर थे वो और कोई नहीं थे, वो कौन था, वो यही थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे वो बार्बर, ठीक है, क्लियर।
ओके, एज अ 5-year-old, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा की फोटो आपको दिख रही होगी, ऐसे खेला जाता है। जो छोटी सी है ये गिल्ली है और हाथ में डंडा है, तो गिल्ली को ऐसे रखते हैं, उछाल के फिर मारना होता है। ये होता है बेसिकली गिल्ली डंडा में। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो जब 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के पास, नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। बिहार में एक स्टेट था, मतलब एक वो थी, जगह थी दमराव नाम की। वहाँ पे एक पॉन्ड हुआ करता था, उसके किनारे ये जब 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान, तो ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ओके, अब फिर क्या होता था कि बिहार में एक टेम्पल था, बिहार जी टेम्पल, वहाँ पे ये रेगुलरली जाया करते थे। किस लिए? भोजपुरी चैता गाने के लिए। ना व्हाट इज भोजपुरी चैता? चैत्र हिंदी कैलेंडर में जब आप आओगे तो फागुन, चैत्र और कुंवार, कार्तिक, ऐसे 12 महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर में। तो जो चैत का महीना आता है उस टाइम पे कुछ फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर महीने के लिए ही होते हैं। तो उसको भोजपुरी लैंग्वेज में गाना ही भोजपुरी चैता कहलाता है, ठीक है। एंड ये जो चैत का महीना होता है ये फागुन के बाद आता है। फागुन कब खत्म होता है? जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन फागुन खत्म होता है और उसी के जस्ट अगले दिन से चैत लग जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे जो भी फेस्टिवल है ना वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखे जाते हैं। इसीलिए पिछली बार फागुन का महीना पिछले साल कब खत्म हुआ था? जब 17-18 मार्च को होली पड़ी थी। और इस बार कब खत्म हुआ है फागुन का महीना? और चैत कब लगा है? जब अभी 7, 8 या 9 को होली पड़ी थी, उसी के बाद। तो जो डिफरेंस आता है डेट में वो इसी वजह से आता है, क्योंकि फेस्टिवल की हमारी जो डेट्स होती हैं वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखी जाती हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो भोजपुरी चैता अभी क्लियर हुआ ना क्या होता है? तो ये वही गाया करते थे बिहार जी टेम्पल में जा करके। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न, और जिसको गाने के बाद आखिरी में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। उसका जो वजन होता था, उस लड्डू मिलता था उनको आखिरी में, और उस लड्डू का वजन 1.25 kg होता था। अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज, और जो वहाँ के लोकल महाराजा होते थे वो उनको एज अ प्राइज ये देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। और जब ये लिखी गई है स्टोरी, उस वक्त से, आज के वक्त से नहीं, जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस वक्त से 80 साल पहले ये चीज़ें होती थी, ये हुआ करता था मतलब। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अंडरलाइन इट, इसको आप कोट कर सकते हो, बहुत प्यारा लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 80 साल पहले ये होता था, और ये जो एक छोटा सा बच्चा था जिसको हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से आज जानते हैं, जो टेम्पल में जा करके भोजपुरी चैता गाया करता था एक टाइम पे, उन्होंने बहुत दूर तक ट्रेवल किया है, अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाया है। इतनी दूर ट्रेवल करके, इतनी मेहनत करके वो इस लेवल पे आए हैं कि आज उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इंडिया का, एंड दैट इज भारत रत्न। इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। क्लियर? सो यहाँ पे जो लाइन है कि लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फार टू अर्न का मतलब क्या हुआ कि इस अवार्ड को अर्न करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत दूर तक ट्रेवल किया है, ठीक है। यानी उनका सफ़र आसान नहीं था, बहुत लंबा था। जाहिर सी बात है, अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तो वो हमें तुरंत नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। सो यहाँ पे वही कह रहे हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, इसको सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कब बॉर्न हुए थे ये? 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। अब ये जो पॉइंट है कि बिहार की एक वेल नोन फैमिली थी जो कि म्यूजिशियन थी, और वहाँ पे ये जन्म हुआ इनका, वहाँ पे ये बॉर्न हुए। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है क्या कि जो बार्बर की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, वो और कोई नहीं, वो बिस्मिल्लाह खान ही थे। यहाँ से हमें क्लियर हो गया। हिज ग्रैंडफादर, बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे, रसूल बख्श खान, आपको फोटो दिख रही होगी, वॉज द शहनाई नवाज। वो कौन थे? वो शहनाई नवाज थे। रसूल बख्श खान को अंडरलाइन करिए, शहनाई नवाज को
भी अंडरलाइन करिए, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के जो किंग का कोर्ट था वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के बाबा रसूल बुक्स खान क्या थे, शहनाई नवाज थे। हिज फादर, और बिस्मिल्लाह खान के जो पापा थे, ठीक है, वो कौन थे, वो पैगंबर बुक्स थे, और पैगंबर बुक्स एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो और भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब क्या हुआ, ददियाल साइड के जितने भी लोग हैं वो भी ग्रेट म्यूजिशियंस थे, वो भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर ही थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इसी वजह से, क्योंकि उनके पूर्वज ही वो प्ले करते हुए आ रहे थे तो वो उनके खून में ही था, और इसी वजह से जो म्यूजिक का क्रेज़ है और जो इंस्ट्रूमेंट बजाने की एक कला है वो उनके अंदर बचपन से थी, यानी कि अर्ली लाइफ से क्या मतलब हुआ, चाइल्डहुड से थी, बहुत पहले से थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब 3 साल की उम्र में इनकी मम्मी इनको मैटरनल अंकल यानी कि ननिहाल साइड के अंकल, ननिहाल की तरफ जब ले गई अपने नानी के घर में, तो वहाँ पे इनके एक अंकल थे, नानी का घर इनका कहाँ था, बनारस, एंड लकली मेरी भी नानी का घर बनारस में ही है। मैं इसको बहुत प्राउडली बताती हूँ कि मेरी नानी का घर बनारस में है, तो अभी जिसको हम वाराणसी से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो जब 3 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा उन अंकल को शहनाई प्ले करते हुए तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, यानी क्यूरियस हो गए। अब वो बता रहे, उन्होंने ऊपर बोला ना कि बहुत पहले से लाइफ में उनका म्यूज़िक से इंट्रोडक्शन हो गया था, तो कैसे हुआ वो ये बता रहे हैं। वो जब उन्होंने अंकल को बजाते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, वो अपने अंकल के साथ जाने लगे। अंकल का नेम क्या था, अली बख्श, अंडरलाइन कर लीजिए। अली बख्श कौन थे, इनके मैटरनल अंकल थे बिस्मिल्लाह खान के। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जो विष्णु टेम्पल है बनारस का फेमस टेम्पल काशी विश्वनाथ, वहाँ जाने लगे ये अपने अंकल के साथ। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे अली बख्श जो है वो शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किए गए थे, तो उन्हीं के साथ ये जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, मतलब वो बहुत देर तक अली बख्श जो है शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान लगातार उनको सुनते रहते थे और ऑब्जर्व करते रहते थे, वो बोर नहीं होते थे, ठीक है। और आवर्स ऑन एंड का मतलब यही हुआ कि अंत तक सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और फिर धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने लेसन लेना शुरू किया उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस's फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, ठीक है। अब ये जो कुछ जगह का नाम है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बालाजी एंड मंगला मैया का जो टेम्पल था, ठीक है, बैंक ऑफ द गंगा यानी कि गंगा के किनारे वो अकेले बैठ के, कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले एकांत में बैठ करके वो बहुत देर तक, घंटों तक इसकी प्रैक्टिस किया करते थे, और ये उनका फेवरेट हॉन्ट बन गया था, ठीक है, यानी ये उनकी फेवरेट करने वाली एक चीज़ बन गई थी, उनको बहुत पसंद आने लगा था, हॉबी हो गई थी ये उनकी। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और जब वो शांति से बैठ के प्रैक्टिस करते थे और वो गंगा की वो जो हल्की हल्की लहरें उठती हैं उसकी जब आवाज़ सुनते थे, तो वो जो आवाज़ थी उससे इंस्पिरेशन लेकर के, उससे इंस्पायर होके इन्होंने ऐसी रागाज इन्वेंट की। राग मतलब समझते हो ना, सुरताल राग होती है ना, तो वही इन्होंने ऐसी राग इन्वेंट की जो कि पहले ये कहा जाता था कि ये शहनाई में ये राग आ ही नहीं सकती, यानी शहनाई से ये राग नहीं बच सकती। लेकिन जब इन्होंने गंगा की आवाज़ सुनी, गंगा के पानी की लहरों की आवाज़ सुनी कलकल की, तो उससे इंस्पायर होके इन्होंने वो रागास भी इन्वेंट किए। एट द एज ऑफ 14 की एज में, आपको ये एज भी याद रखनी पड़ेगी कि किस एज में बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, ठीक है। बेसिकली इस स्टोरी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
At the age of 14, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference, और फिर इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने अंकल के साथ ये गए, अंकल का साथ दिया. At the end of his recital, उस्ताद फैज़ खान, और जब इनका पूरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ उसके बाद उस्ताद फैज़ खान, आपको फोटो दिख रही होगी उस्ताद फैज़ खान की डिटेल कि उस्ताद फैज़ खान थे कौन, ठीक है. उस्ताद फैज़ खान जो थे पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, इन्होंने बिस्मिल्ला खान के पीठ को थपथपाया और ये बोला, वर्क हार्ड एंड यू शॉल मेक इट, और मेहनत करो और तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, अंडरलाइन इट, 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला, मतलब स्टार्ट हुआ, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, और यहाँ से बिस्मिल्ला जी को बिग ब्रेक मिला. बिग ब्रेक मतलब होता है कि टर्निंग पॉइंट था, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, अब यहाँ से वो और ग्रो करेंगे. He soon became an often heard शहनाई player on radio, और जल्दी ही रेडियो पे बार बार लगातार सुने जाने वाले एक शहनाई प्लेयर वो बन गए. When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तब बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे इंडिया के शख्स बन चुके थे जिसने इंडिया को शहनाई से ग्रेट किया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही poured his heart out into राग काफ़ी को अंडरलाइन करिए, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. अब वो क्या कह रहे हैं कि शहनाई उन्होंने प्ले की थी, उन्होंने क्या प्ले किया था शहनाई में, राग काफ़ी एक वो होता है, शहनाई की एक म्यूज़िक होती है, ठीक है. अब उसके नोट्स में चाहूँ तो दिखाऊं, बट आपको समझ नहीं आएगा अगर आप क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उतना नहीं जानते हो, तो इसलिए उसे रहन देते हैं. तो राग काफ़ी को अंडरलाइन करिए. रेड फोर्ट में उन्होंने अपने ऑडियंस को शहनाई से राग काफ़ी प्ले करके दिखाया था, और उस ऑडियंस में कौन बैठा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, जिन्होंने बाद में अपनी स्पीच दी थी, और उस स्पीच का नाम क्या था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी. इसकी आपको दिख रही होगी डिटेल, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी की डिटेल आपको दिख रही होगी स्पीच की थोड़ी सी, ठीक है. ये स्पीच उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद दी थी. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी फॉरेन कंट्रीज में भी और इंडिया में भी बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दी हैं अपनी शहनाई के साथ. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. इनकी पहली ट्रिप जो थी वो कहाँ थी, मतलब बाहर की, अब्रॉड की, वो थी अफगानिस्तान में. इसको अंडरलाइन करिएगा. वेयर किंग जहीर शाह, ठीक है, किंग जहीर शाह की फोटो आपको दिख रही होगी, किंग जहीर शाह थे ये, और जहाँ पे उस समय के अफगानिस्तान के राजा कौन थे, किंग जहीर शाह थे. वॉज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोविनियर्स. यानी कि मेमोरी में, सोविनियर्स का मतलब होता है कि मेमोरी में जो चीज़ें दी जाती हैं वो सोविनियर्स में आती हैं. तो जो किंग जहीर शाह थे वो इतने ज़्यादा मूव्ड हो गए थे, इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे इनसे, इनकी शहनाई से. मास्ट्रो मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में मास्टरी हो, तभी तो इनको उस्ताद बोला जाता है, ठीक है. वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने इनको पर्शियन कारपेट दिया था और भी कई सारी चीज़ें दी थी एज अ मेमोरी. पर्शियन कारपेट, अलादीन मूवी देखी है तो उसमें जिसमें अलादीन बैठ करके और उड़ता है ना हवा में, उसी को बोलते हैं पर्शियन कारपेट, वैसा ही होता है पर्शियन कारपेट. ओके. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक. बिस्मिल्ला खान सर की जो म्यूजिक थी उससे सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही इम्प्रेस नहीं हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फोटो दिख रही होगी आपको, जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. वो सो इम्प्रेस्ड, और इतने इम्प्रेस हुए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो विजय भट्ट की जो फिल्म है ना गूंज उठी शहनाई, उसका नाम इसी तरह पड़ा. एक फेस्टिवल में बिस्मिल्ला खान शहनाई बजा रहे थे, उसको सुनने के बाद विजय भट्ट इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने
उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, ठीक। और उस मूवी का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। इन सारे पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते चलिए। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to 2. अच्छा, जब ये फिल्म आई तो ये बहुत ज़्यादा हिट थी एंड बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, चार्ट बस्टर हुई थी। उस टाइम पे जो हिट मूवीज़ होती थी उनको चार्ट बस्टर बोला जाता था, ठीक है। तो चार्ट बस्टर हुई थी, आपने सुना होगा ना सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली 90s की मूवी में, तो ऐसे ही होता था। सो चार्ट बस्टर था इनका ये जो कंपोजिशन था, किनका? बिस्मिल्लाह खान का। और इसके बाद इस सेल्यूलॉइड वर्ड का मतलब होता है ओल्ड फैशन वर्ड। इस ओल्ड फैशन वर्ड में जो बिस्मिल्लाह खान के वेंचर्स थे, वेंचर्स यानी प्रोजेक्ट्स थे फिल्म की दुनिया में, फिल्म म्यूजिक में, वो सिर्फ 2 ही थे। कौन कौन से? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास का एक, विक्रम श्रीनिवास भी यही थे, फिल्म से ही रिलेटेड थे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इनका एक कन्नड़ वेंचर था सनाधि अपन्ना, सनाधि अपन्ना, तो ये भी इन्हीं का था, मतलब इसमें इनका बिस्मिल्लाह जी का कंट्रीब्यूशन था। आई जस्ट कांट कम टू terms with the artificiality and glamour of the film world. अब वो क्या बोलते हैं? He says with emphasis, emphasis यानी बहुत जोर डाल के इस चीज़ को बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं कि ये जो इस फिल्मी दुनिया की जो ग्लैमर है और जो आर्टिफिशियलिटी है, मैं उसके साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जाहिर सी बातें नहीं बैठा सकते, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न वाले क्लासिकल म्यूजिक भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, बट वो एसेंस नहीं मिलता ना। तो ये वही कह रहे हैं फोर्स करके यानी इम्फेसिस करके, बहुत ही उससे इम्पॉर्टेंट, एज अ इम्पॉर्टेंट नोट, कि वो नहीं तालमेल बैठा पाएंगे। इसी वजह से फिल्म का जो लाइन है उसमें सिर्फ इनके 2 ही प्रोजेक्ट थे बिस्मिल्लाह खान जी के। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, थिक यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अवार्ड और रिकॉग्निशन जो था इसके बाद ये उनके पास बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आने लगा। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. और साथ ही साथ लिंकॉलन सेंटर हॉल आपको दिख रहा होगा, ये उसका एक्सटीरियर है, ओके। एंड देन आपको ये इंटीरियर की फोटो दिख रही होगी, ये लिंकॉलन सेंट्रल हॉल का इंटीरियर है। तो लिंकॉलन सेंट्रल हॉल जो है वो कहाँ था? वो यूएसए में था। तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के पहले ऐसे इंडियन थे जिनको बुलाया गया परफॉर्म करने को, एंड ये बहुत फेमस आर्ट एंड कल्चरल हॉल है वहाँ पे, ठीक है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल जो होता है बहुत फेमस है, आज भी होता है, उसमें पार्ट लिया। इन द ओसाका ट्रेड फेयर जो हुआ उसमें भी पार्ट लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक ऑडिटोरियम खोला गया, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और वो जो ऑडिटोरियम था वो इन्हीं के नाम पे पड़ा, उसका जो नेम था, ऑडिटोरियम का नेम था वो इन्हीं के नाम पे पड़ा। और नेम क्या था ऑडिटोरियम का? तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये तेहरान क्या है? तेहरान ईरान की कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी है ईरान में, तेहरान, ठीक है। तो वहाँ पे इन्हीं के नेम पे ऑडिटोरियम खोला गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और इनको तीनों नेशनल अवार्ड्स जो होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो तीनों भी मिले। साथ ही साथ जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, भारत रत्न, उससे भी इनको नवाजा गया। जो टॉप 4 अवार्ड्स होते हैं वो चारों ही इनको मिले थे। बहुत रेयर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको चारों अवार्ड मिलते हैं, उनमें से ये बिस्मिल्लाह खान जी एक थे।
in 2001 और फिर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, ठीक है, उनके चेस्ट पे वो अवार्ड लगा हुआ था और उनकी आईज में जो है वो हैप्पीनेस थी एक, जो कि चमक रही थी. उन्होंने बोला, क्या बोला? ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. आप लोग अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशन. और एक हिंदुस्तानी का ये एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब हमारा म्यूजिक सीखने के लिए यहाँ पे इंडिया में आ रही हैं, विच इज ट्रू. लोग आते हैं आज भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. खान साहब जो थे पूरी दुनिया घूमने के बावजूद, आगे क्या लिखा है, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, यानी जनरली लोग उनको खान साहब के नाम से बुलाते थे. तो खान साहब जो थे वो पूरी दुनिया में ट्रेवल किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो बनारस और दुमराव के बहुत ज़्यादा फाउंड थे, यानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी ये दो सिटीज़. और दुनिया में जितने भी टाउन्स हैं उनमें से ये दो टाउन इनके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे. ऑब्वियसली रहे होंगे क्योंकि इनकी जर्नी की शुरुआत ही यहाँ से हुई, राइट. दुमराव में ये जाते थे और वो एज आई टोल्ड यू 1.25 kg का लड्डू इनको मिलता था, ठीक है. बनारस में इन्होंने शहनाई प्रैक्टिस की, सीखी बजाना, है ना. तो इस वजह से ये दोनों टाउन, क्योंकि इनके रूट थे, कहते हैं ना कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि आप आए कहाँ से हो. लोग एक सक्सेस पाने के बाद उड़ने लग जाते हैं, नहीं करना चाहिए. आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो. तो ये दोनों बनारस और दुमराव उनके लिए उनकी रूट्स थी, ठीक है. तो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत टाउन उनके लिए यही दो थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA. एक स्टूडेंट था उनका, वो क्या चाहता था कि वो USA में एक शहनाई स्कूल खोले. एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. ठीक है. और उनके बिस्मिल्लाह खान का जो स्टूडेंट था, हाउ क्यूट इट इज़, उसने क्या किया, उसने बोला कि हम USA में शहनाई का स्कूल खोलेंगे और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पे बनारस की तरह इन्वायरमेंट आपको दूंगा. मतलब बनारस की तरह हम इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, हम साइड में टेम्पल्स वगैरह बनवा देंगे. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन जो खान साहब थे उन्होंने ये पूछा उससे, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. अब उन्होंने क्या पूछा कि तुम मंदिर वगैरह तो बना लोगे, पर क्या तुम गंगा रिवर वहाँ ला पाओगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो इससे क्या पता लगता है कि उनको कितना प्यार था गंगा मैया से, राइट. क्योंकि उन्होंने कुछ रागास जो थी शहनाई की, वो उन्होंने उन्हीं के साउंड से इंस्पायर होके इन्वेंट की थी, राइट. सो वो उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, ठीक है. और दूसरा पॉइंट जो गौर करने वाला है, ही वॉज अ मुस्लिम बट स्टिल ही लव गंगा रिवर, ठीक है. इस पॉइंट, ये भी पॉइंट गौर करने वाला है. तो वो वही उससे पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि तुम सब तो ला सकते हो बट तुम क्या गंगा रिवर ला सकते हो. इससे क्या पता लगता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जहाँ की चीज़ है वो वैसी ही है और वो वहीं पे मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिल सकती आपको, आप कितना भी कोशिश कर लो, है ना. ये चीज़ है. लेटर ही इज़ रिमाइंडेड टू हैव सेड, और बाद में उनको याद किया जाता है कि उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री. और इसीलिए खान साहब कहते भी हैं, वो क्या कहते थे कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप येनिंग टू सी हिंदुस्तान, और मैं तब तड़प रहा होता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए, मुझे बहुत याद आ रही होती है हिंदुस्तान की. वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तब मैं सिर्फ और सिर्फ बनारस और होली गंगा को याद कर रहा होता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, तब मैं दुमराव का जो एक यूनिक सा मट्ठा, वहाँ की फेमस डिश होगी, वहाँ का जो फेमस मट्ठा है, यूनिक मट्ठा है, मैं
उसको मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसकी? रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम, डिवोट यानी बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन, Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो उनकी ये चीज़ थी कि इतने डिवोटी मुस्लिम थे, वो उसके बावजूद जब वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जा करके म्यूज़िक को इतने एफर्टलेसली शहनाई बजाते थे, म्यूज़िक को इतने एफर्टलेसली प्रोड्यूस करते थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? कि हमारा जो इंडिया का जो हेरिटेज और कल्चर है। और इसी से मुझे याद आया अब्दुल कलाम जी का भी एक वर्क है, वो क्या है? पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। उसमें भी इन्होंने रिच और कल्चरल हेरिटेज है जो हमारा, ठीक है, जो पैट्रियोटिज्म है हमारा, उसी की बात की है और यही सेम चीज़ बताई है कि ये चीज़ें इंडिया में रिलीजन के बियॉन्ड हुआ करती थी किसी टाइम पे, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने बताई है और यही चीज़ यहाँ पे भी कह रहे हैं, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90। किस एज में? 90 के एज में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, उसके बाद इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। लिख लीजिए, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ये इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, इनको स्टेट फ्यूनरल मिला, रीज़न भी इनको भारत रत्न से अवार्ड दिया गया था ना, भारत रत्न से नवाजा गया था। तो जिसको भी भारत रत्न से नवाजा जाता है उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट थी उस टाइम की, डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन की छुट्टी कर दी गई थी और उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे बोल दिया गया था, ठीक है। ऊपर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, उसको भी पढ़ते हैं। शेखर गुप्ता एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? क्या आपकी और आपकी फैमिली ने ये सोचा नहीं कि आप पाकिस्तान चले जाइए? ये शेखर गुप्ता बिस्मिल्लाह खान जी से पूछते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, हे भगवान हम और बनारस छोड़ दें? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने सिर्फ बॉर्डर ही क्रॉस किया था, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉर्डर पे जो सिटीज़ लगती हैं, वो टाउन्स लगते हैं, वो मे बी उन्हीं टाउन्स में से कहीं गए थे परफॉर्म करने के लिए। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं 1 घंटे के लिए वहाँ पे था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने वहाँ पे पाकिस्तानीज को जितने भी थे उनको नमस्कार किया। एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और जितने भी इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम किया। आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद में बहुत ज़ोर से हंसा था, और मतलब माहौल बता रहे कि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, ये वो बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी फिनिश होता है और इसी के साथ साथ चैप्टर 2 भी फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, प्रोस के। ओके, अगर आप अभी भी सर के व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर पे मैसेज करके आप सर के व्हाट्सएप पे जुड़िए। वहाँ पे आप अपने सिलेबस से रिलेटेड नोट्स वगैरह मान सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, साथ ही साथ सर स्टेटस लगाते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, और आप लोग के ग्रुप भी बन रहे हैं, तो ग्रुप में बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है और वगैरह वगैरह। तो आप सर का नंबर दिख रहा होगा, आप मैसेज करके उनसे जुड़ जाइए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर बैचमेट्स। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।